Hello and welcome to the official YouTube channel of Borthakur IAS Academy. My name is Antara Bhuya. Let us discuss the most important current affairs from 27th of April 2023. आज के डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के स्नैपशॉट पे, जहां से आप लोग ये देख पा रहे हैं कि आज 27 अप्रैल 2023 थर्सडे के फ्रंट पेज में कौन कौन से आर्टिकल्स यहाँ पे आए हैं। इसी पर्पस से हम इस स्नैपशॉट को हमेशा ऐड करते हैं। तो आप लोग को पता है कि LGBTQ+ कम्युनिटी अभी आपका फिर से न्यूज़ में है, स्पेशली बिकॉज ऑफ राइट टू मैरी। और यहाँ पे आप लोग को सेम सेक्स मैरिजेस का लीगलाइजेशन के बारे में हम लोग पिछले कई सेशंस में डिस्कस कर चुके हैं। चलिए आपका अभी, क्योंकि ये केस आपका चल रहा है, तो अभी क्या चल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट इस पे क्या स्टैंड अभी लेगी वो देखना है। फंडामेंटल राइट्स के हिसाब से क्या स्टैंड है वो देखना है। और सेंटर और रिलीजियस बॉडीज यहाँ पे क्या कह रही है, जैसे कि आज सेंटर ने यहाँ पे क्या कहा है, राइट टू मैरी इज नॉट एब्सोल्यूट। जैसे कि फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट नहीं होते, लेकिन राइट टू लाइफ विथ पर्सनल लिबर्टी तो अपना किस तरीके से कोई एक्सरसाइज करना चाहे और पसंद किस तरीके से अपना एक्सरसाइज करना चाहे, किससे शादी करना चाहे, तो ये क्या कंसेप्ट है। अगेन व्हाट द सेंटर इज सेइंग इज ये सिर्फ अर्बन एलाइटिस में ही नजर आता है वर्सेस व्हाट डिसीजन द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट विल टेक। तो ये चीज अभी आपका करंट में न्यूज में चल रहा है। हमने देखा था सूडान से जो इवैक्यूएशन प्रोसेस है वो आपका शुरू हो गया था और 360 इंडियंस जो है इवैक्यूएट किए जा चुके हैं ऑलरेडी। देन वी कैन सी दैट जी मेक्स फर्स्ट कॉल टू जेलेंस्की इन पीस बिड। तो यहाँ पे रशिया यूक्रेन वॉर का जो अभी पीस पार्ट है वो अभी शुरू हो गया है। इससे पहले रशिया यूक्रेन वॉर पार्ट ही चल रहा था, लेकिन अभी यू कैन सी दैट ऑन वन साइड यू हैव द पीस बिडिंग्स गोइंग ऑन। तो अभी इसके बारे में हो सकता है फ्यूचर में और हमें न्यूज़ में देखने को मिले। द चैलेंज ऑफ रिवाइविंग अ सेंस ऑफ फ्रेटर्निटी, इस आर्टिकल को हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमें पता है कि हमारे प्रियम्बल में क्या है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजंस जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। इसके अलावा क्या है, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी एंड फ्रेटर्निटी एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। तो यहाँ पे फ्रेटर्निटी जो है, काफी बार आपका क्वेश्चन आ गया है कि ये लीस्ट अंडरस्टूड और लीस्ट डिस्कस्ड इसे कहा जाता है। तो इसीलिए हम आज इस आर्टिकल को इन डिटेल इन डेप्थ यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आपका सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ पॉइंट्स और यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि 10 जवान स्किल इन ब्लास्ट बाय माओइस्ट। यहाँ पे एक क्वेश्चन ये निकल के आएगा कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का यहाँ पे क्वेश्चन फिर से आपको देखने को मिल सकता है, और किस रीजंस क्या क्या है, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या रहा है और इसका वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, ये क्वेश्चन यहाँ से निकल के आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन से प्राइज को नोबेल प्राइज ऑफ एशिया कहा जाता है। तो नोबेल प्राइज ऑफ एशिया कहा जाता है रेमन मैगसेसी अवार्ड को। और रेमन मैगसेसी अवार्ड जो है यहाँ पे दलाई लामा को वैसे 1959 में ही मिला था, पर उस वक्त उनके ब्रदर ने इसे रिसीव किया था। गाइलो थॉन्डेन ने इसे उस समय रिसीव किया था। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम नाउ व्हाट हैज हैपेंड दैट रेमन मैगसेसी अवार्ड फाउंडेशन की तरफ से दलाई लामा ने इसे खुद रिसीव किया है उन्होंने, और उनके रेसिडेंस पे धर्मशाला में उन्होंने ये आफ्टर 64 years ऑफ रिसीविंग इट ही हैज एक्चुअली रिसीव्ड इट इन पर्सन। ओके, सो दैट इज वाई दिस इज इन न्यूज अगेन। तो आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 1959 को किन्होंने रिसीव किया था नोबेल प्राइज ऑफ एशिया भी जिसे कहा जाता है, रेमन मैगसेसी अवार्ड को। अब हम आते हैं, इस क्वेश्चन को हम एडिटोरियल के फॉर्म में भी डिस्कस करेंगे और मेंस के लिए भी आज हम इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फ्रेटर्निटी रिमेन्स द लीस्ट अंडरस्टूड, लीस्ट डिस्कस्ड एंड लीस्ट प्रैक्टिस्ड ऑफ ऑल 4 पिलर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी स्पेल्ड आउट इन द प्रीएम्बल ऑफ इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारे प्रीएम्बल में जो है आपका जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, इसमें से फ्रेटर्निटी को कहा गया है कि ये सबसे कम समझा हुआ, लीस्ट अंडरस्टूड, लीस्ट डिस्कस, लीस्ट प्रैक्टिस्ड भी कहा गया है ऑफ all the 4 pillars of the constitutional morality spelled out in the preamble of Indian Constitution. And from
it constitution also derives the unity of the nation. So how do you explain this, और इस क्वेश्चन को हम कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं? तो इसके लिए हमारे पास आज आर्टिकल भी है, तो उसी के थ्रू हम इस पूरे कंसेप्ट को समझेंगे. जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग नाउ, अभी यहाँ पे जस्ट एक आइडिया रखने के लिए ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले हमें पता लगना पड़ेगा कि फ्रेटर्निटी है क्या. व्हाट इज फ्रेटर्निटी, व्हाट डज इट एक्चुअली मीन्स, है ना. हम एक शब्द में अगर बोले तो फिर क्या है, भाईचारा. पर इससे ज़्यादा और क्या मीन करता है फ्रेटर्निटी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रेटर्निटी. ओके, उसके बाद आर्टिकल्स, कौन कौन से आर्टिकल हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जिससे हम ये बता सकते हैं कि यह सेंस ऑफ ब्रदरहुड एग्जिस्ट करता है. कि हाँ, प्रियम्बल में तो है, बट प्रियम्बल इज नॉट जस्टिशिएबल, राइट. तो वैसे तो आपका फंडामेंटल ड्यूटीज आर ऑल्सो नॉट जस्टिशिएबल, बट इसके अलावा कहाँ पे इसे इन डिटेल दिया गया है. ओके, सो fraternity is also there in article 51A of the constitution, जहाँ पे कहा गया है कि आप ब्रदरहुड रखिए इन टर्म्स ऑफ रिलीजन हो या फिर किसी भी रीजन से हो, कोई भी डाइवर्सिटी हो, यहाँ पे ब्रदरहुड का सेंस रखना चाहिए. ये सरल भाषा में देखिए, डू टू अदर्स व्हाट यू वांट शुड हैपन टू यू और शुड बी डन टू यू. ये फ्रेंच रिवोल्यूशन का भी प्रिंसिपल है कि या फिर कहिए कि फ्रेंच रिवोल्यूशन में ये आइडिया काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ था कि आप दूसरों के साथ वही कीजिए जो आप खुद के साथ भी आप जिसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या फिर खुद के साथ हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, सो दिस इज द बेसिक कोर कंसेप्ट. ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज के द हिंदू न्यूज़पेपर का ये आर्टिकल. सुप्रीम कोर्ट मॉडिफाइज ऑर्डर ऑन ESG, दैट इज योर द एक्सटेंडेड एरिया, और यू कैन से इको सेंसिटिव जोन्स, या फिर ट्रांजिशन जोन, इकोलॉजिकली ट्रांजिशन जोन जहाँ पे है. सो यहाँ पे इको सेंसिटिव जोन्स के बारे में ये है. सुप्रीम कोर्ट मॉडिफाइज ऑर्डर्स ऑन योर इको सेंसिटिव जोन्स अराउंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट. तो क्या रहता है, एक जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है, অসমৰ ক্ষেত্ৰতো শুনিছিলে চাগে 10 কিলোমিটাৰলৈকে নোৱাৰি, কিন্তু 10 কিলোমিটাৰত কেনেকৈ হৈ আছে এইটো নিউজত বাৰ বাৰ আহি থাকে 10 কিলোমিটাৰটো. হা, সো হোৱাট হেপেন্স আইডিয়েলি whenever there is an, say for example, say there is a national park and wildlife sanctuary. Okay, so just after the national park boundary is over, you cannot start building multiplexes or all these things, right? From this national park or from this wildlife sanctuary to the normal societies जहाँ पे भी वो बसे हुए हैं, बीच में कुछ एक ट्रांजिशन चाहिए होगा ना. जैसे यहाँ पे पूरा का पूरा फॉरेस्ट है, जैसे क्या रहता है ना, पंचायत रहता है गांव में, है ना, तो अर्बन में म्यूनिसिपैलिटी रहता है, बीच में हो सकता है क्या हो सकता है नगर पंचायत हो, है ना, हो सकता है नगर पंचायत हो. तो इस तरीके से एक ट्रांजिशन जोन रहता है ना गांव और शहर के बीच में. जैसे सिटी है, विलेज है, बीच में क्या रहता है, टाउन्स रहता है ना. तो उसी तरीके से जैसे आपका पूरा का पूरा नेशनल पार्क है और यहाँ पे पूरा का पूरा सोसाइटी है, बीच में जो ये ट्रांजिशन रहेगा उसी को हम क्या कह सकते हैं, इको सेंसिटिव जोन्स कह सकते हैं. अब आइडियली देखिए 10 किलोमीटर हम लोग हमेशा सुनते हैं कि है ना, 10 किलोमीटर्स, अप टू 10 किलोमीटर्स का रेंज. हाउएवर कभी अगर मान लीजिए कोई एक सेंसिटिव पॉपुलेशन है या फिर कोई स्पीसीज का वेरिएशन यहाँ पे है, तो फिर क्या रहेगा, तो ये 10 किलोमीटर ज़्यादा तब टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई वो एक्सटेंड कर सकता है. ठीक है, इसके अलावा देखिए कभी कभी हो सकता है कि अगर ये एरिया आपका फॉरेस्ट का है, लेकिन यहाँ पे एक बीच का एरिया रह के यहाँ पे हो सकता है एक और एरिया हो जहाँ पे एक पतला सा कॉरिडोर जा रहा है, और उसके बाद फिर एक मान लीजिए लैंड मास है जहाँ पे इंपॉर्टेंट स्पीसीज रहता है या फिर जो इससे कनेक्टेड रहता है, स्पीसीज आना जाना करते हैं यहाँ पे फॉर से ड्यूरिंग पर्टिकुलर सीजन हो सकता है वो यहाँ से मूवमेंट करे. सो इन दैट केस ऑल्सो ये आपका टर्म्स एंड कंडीशंस इधर अप्लाई हो जाएगा ये 10 किलोमीटर में. ठीक है, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, इसको मॉडिफाई किया है कि ESG जो है उसको मॉडिफाई किया है अराउंड योर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट. तो क्यों इसको इको सेंसिटिव जोन्स को क्यों मॉडिफाई किया है, रीजन क्या इसके पीछे दिया गया है. The reason that eco-sensitive zones cannot be uniform across the country, कि हर जगह 10 किलोमीटर का एक स्टैंडर्ड नहीं हो सकता है, and has to be protected area specific. Okay, the court had ordered 1 kilometer buffer zone for protected areas to एक्ट एज शॉक एब्जॉर्बर्स. अब बीच में कुछ एक तो रखना पड़ेगा ना, है ना, डायरेक्टली आप ट्रांजिशन तो नहीं, ये बाउंड्री वॉल खत्म और यहाँ से आपका सिटी लाइफ स्टार्ट हो गया. जैसे अभी देखिए जू में क्या होता है, আমাৰ যে জু আছে, মই এইটো মোৰ ফালৰ পৰা এটা এক্সাম্পল, এটা স্মল এক্সাম্পল এটা চাব কি জুখনৰ ডাইৰেক্ট ৱাল আছে চাৰিওফালে, কাৰণ ৱালৰ ডাইৰেক্ট বাহিৰতে কি হয়, পুৰা মেইন চিটি হয়, হয়নে, কিন্তু ইয়াতেতো এনেকুৱা ধৰণৰ ৱালটো দেখা নাযায়, হয়নে. কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্কত যদি গৈছে বা মানস যদি আপোনালোকে
থাকে গৈছে তাহলে ডিৰেক্টলি এনেকুৱা ৱালটো নাথাকে সো ইয়াতে কি হ'ব এটা বাফাৰ জোন থাকে okay so 1 kilometer buffer zone for protected areas and it will change from place to place from it cannot be 10 kilometer for that matter across the country okay now the court said that a stringent observance of the June 2022 judgment would cause more harm than good for one man animal conflict would only increase rather than abate अब क्या होता है बिल्कुल अगर हम लोग बफर जोन रखेंगे नहीं तो मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगा पर इसका ये मतलब भी नहीं है कि एट द कॉस्ट ऑफ द सोसाइटीज़ इसके आसपास जो सोसाइटीज़ ऑलरेडी बसे हुए हैं मान लीजिए किसी जगह पे और वो पीसफुली एग्जिस्ट भी कर रहे हैं तो फिर तो ऐसा नहीं ना कि ज़बरदस्ती उन सोसाइटीज़ को उनका लाइवलीहुड को ख़त्म करके चलो उनको दूर हटाओ 10 किलोमीटर पूरा यहाँ पे खाली रखो या फिर बफर जोन बना के उसको थ्रेट पहुँचा दो तो वो नहीं कर सकते हैं यहाँ पे अगर कहीं पे ऑलरेडी वो एज इट इज शॉक एब्जॉर्बर का काम कर रहा है देन वी डू नॉट वांट टू डिस्टर्ब द एग्जिस्टिंग सिचुएशन एज वेल तो इसीलिए क्या है अभी ये 1 किलोमीटर बफर जोन है और साथ ही साथ क्या है ये कॉन्फ्लिक्ट हमें इंक्रीज नहीं करना है इस तरीके से it cannot be one single standard for the entire nation. However, the court made it clear that mining within the national park and wildlife sanctuary and within an area of 1 kilometer from the boundary of such national park wildlife sanctuary shall not be permissible. पर इसका ये मतलब नहीं है कि 1 किलोमीटर के अंदर ही आपने माइनिंग करना शुरू कर दिया कोयला निकालना शुरू कर दिया तो ये सब चीज़ें जो है दिस इज नॉट पॉसिबल दिस विल नॉट बी अलाउड ओके सो एक्टिविटीज लाइक माइनिंग within the national park and wildlife sanctuary and within an area of 1 kilometer is not allowed okay so this cannot be allowed ठीक है so now let us come to the next article editorial में से ये आपका है दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और ये लॉन्ग टर्म इंपॉर्टेंस इस आर्टिकल का है क्योंकि दिस हैज बीन रिटन बाय हामिद अंसारी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम 2007 to 17 and also because look at the name of the article the challenge of reviving a sense of fraternity okay so how do we what is the challenge and how do we revive how do we bring back the sense of fraternity and even though it is already there definitely otherwise जो world's largest democracy है वो ऐसे नहीं चल सकता था so definitely fraternity is there तो इसी के बारे में और discussion है इस article में okay now see the Constitution of India was drafted by the Constituent Assembly. Obviously, who drafted the Constituent Assembly and who was the head of the drafting committee? B.R. Ambedkar was the head of the drafting committee. Now, who gave the idea of the Constitution? ये repeatedly asked question है. The idea of the Constitution was given by whom? The basic idea was given by M.N. Roy, okay, in 1934. Now, the idea was initially proposed in December 1934 by M.N. Roy, a pioneer of the communist movement in India. Okay, pioneer of which movement? Communist movement in India and an advocate of radical democracy. It became an official demand of the Indian National Congress in 1935, okay, and was officially adopted in which session? In the Lucknow session. कब अडॉप्ट किया था? अप्रैल 1936 को अडॉप्ट किया था. Presided by Jawaharlal Nehru. Okay, presided by whom? Jawaharlal Nehru, who also drafted the objective resolution. कमेंट करके बताइएगा यही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बाद में जाके क्या बना. ठीक है, यही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या बना ये आपको बताना है. ठीक है, सो हु वाज द हेड ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर. नाउ व्हाट डज फ्रेटर्निटी मीन? फ्रेटर्निटी का मीनिंग क्या है ना? हम क्या समझते हैं फ्रेटर्निटी का मतलब क्या है? व्हाट डज फ्रेटर्निटी मीन? नाउ सी, फ्रेटर्निटी मीन्स अ सेंस ऑफ कॉमन ब्रदरहुड. तो अगर एक वर्ड यहाँ पे ध्यान रखना है, फ्रेटर्निटी मीन्स अ सेंस ऑफ कॉमन ब्रदरहुड ऑफ ऑल इंडियंस. माने क्या? भाईचारा सभी इंडियंस के बीच में, अ सेंस ऑफ कॉमन ब्रदरहुड. ओके, इफ Indians being one people, it is the principle which gives unity and solidarity to social life. It is difficult thing to achieve. Definitely, अगर हम लोग world's largest democracy है and जहाँ पे हमारा diversity is the core, कोई देश है जो एक specific religion, जिसका state religion है, then there are countries जिसका एक language common है या फिर जिसका ethnicity common है. But you see, India is a multilinguistic, multi-religious
and different ethnic and other groups exist in the country, or from the ancient time itself there are many people coming from outside as well and settling down in India. So as a result of which the word fraternity has historic importance. Okay, now see, without fraternity, equality and क्या क्या बोला ना, liberty of thought expression, belief, faith and worship, equality of status and opportunity, justice, social, economic, political, and your fraternity, assuring the dignity of the individual. Now, without fraternity, equality and liberty will be no deeper than coats of paint. मतलब फ्रेटर्निटी के बिना लिबर्टी और इक्वेलिटी का जो प्रिंसिपल है उसको हम पूरी तरीके से जस्टिफाई ही नहीं कर सकते हैं. ठीक है, ये बहुत ही हल्का हो जाएगा, बहुत ही शैलो हो जाएगा विदाउट द प्रिंसिपल ऑफ फ्रेटर्निटी. Okay, now see that fraternity has been the most forgotten in our constitution and in our electoral process. क्योंकि आप देखिएगा काफ़ी सारे बार क्या होता है, ये टारगेट बेस अगर कभी भी हो जाता है तो फिर इन दैट केस fraternity is not being taken up, that in turn are reproduced in our hearts and homes. और यही चीज कहाँ नजर आता है, हमारे दिलों में नजर आता है, हमारे घरों में नजर आता है. द आइडिया ऑफ फ्रेटर्निटी इज क्लोजली लिंक्ड to that of social solidarity, which is impossible to accomplish without public empathy. So what do you mean by empathy and what is public empathy? ये आपके एथिक्स में आपने इन सभी चीज़ों को पढ़ा होगा, और ये आज के आपका आर्टिकल में भी आया है, एडिटोरियल में भी. सो एम्पैथी एक तो होता है सिंपैथी, हाँ आई फील बैड कि ये सिचुएशन है, और एम्पैथी क्या होता है, यू आर एग्जैक्टली एबल टू इमेजिन योर सेल्फ okay in the other person's shoes and you are able to feel and understand what the other person is thinking. That is empathy. कि मैं ना ही सिर्फ तुम्हारे सिचुएशन को समझ पा रही हूं, मैं ना ही सिर्फ इमेजिन कर पा रही हूं तुम किससे गुजर रहे हो, बल्कि साथ ही साथ आई एम able to understand exactly what you are feeling and I am able to exactly understand what you are going through. That is your empathy. It is more than sympathy. Okay, so along with liberty, equality and justice, fraternity was added to the principles of the preamble. There is little discussion, nor was it sufficiently clarified, that a sense of fraternity enriches and strengthens the gains emanating from the other three. तो यहाँ पे बाकी तीनों में से जो हमें फायदा हो रहा है ना, जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, देन इक्वेलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, ये सभी चीजें कब हो सकता है, जब भाईचारा हो तब हो सकता है, नहीं तो क्या होगा, देयर इज अ ब्रिज बिटवीन ऑल ऑफ दीज प्रिंसिपल्स. ओके, नेक्स्ट द आइडिया ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन. फ्रेंच रिवॉल्यूशन से एक तो मैंने आपको बताया कि एक और क्या आइडिया आया था, बहुत ही सिंपल टर्म्स में अगर हम बोलना चाहें कि आप दूसरों के साथ वही करेंगे जो आप खुद के साथ एक्सपेक्ट करते हैं, तो वही बर्ताव करना चाहिए. वन तो दैट प्रिंसिपल, एंड अनदर इज योर might have recalled from some disquiet the message of the 1792 Edict of Fraternity. All governments are our enemies, all people our friends. Just look at this line. Huh? लंका में जाके सब रावण, पर हम और तुम तो भाई भाई. Huh? All governments are our enemies, all people our friends. So only Acharya Kripalani on October 17, 1949, drew attention to some implications. He pointed out that the contents of the preamble were not only legal and political principles, but also had moral, स्पिरिचुअल एंड मिस्टिकल कंटेंट. इसका मतलब सिर्फ लिख दिया कि हाँ पेपर में लीगली क्या लिखा हुआ है, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, मतलब भाईचारा, खत्म. हाँ, ऐसा नहीं है, या फिर पॉलिटिकल प्रिंसिपल का यही सिर्फ हिस्सा नहीं है. इट इज अ पार्ट ऑफ मॉरल, स्पिरिचुअल एंड मिस्टिक. अब देखिए मॉरल प्रिंसिपल क्या है, वन कैन बी मॉरल अलोन बट वन कैनॉट बी एथिकल अलोन, राइट. ये हम फिर से एथिक्स में इसको पढ़ते हैं, तो फिर क्या होता है, बट ऑल्सो हैड अ मॉरल ऑब्लिगेशन एज वेल. इफ यू
want to use democracy as only a legal constitutional formal device, then it will probably fail. But if we understand it as a moral principle कि नहीं, ऐसा भाईचारा हम लोग को मेंटेन करना है, अगर हम उस तरीके से समझे तो फिर जो डेमोक्रेसी है वो कभी फेल नहीं हो सकती. डेमोक्रेसी विल बी मेड इनटू ऑटोक्रेसी, and it will be made into imperialism, and it will be made into fascism. तो ऊपर से हो सकता है डेमोक्रेसी नजर आए, लेकिन हो सकता है वो ऑटोक्रेसी तक भी पहुंच जाए, या फिर वो इंपीरियलिज्म तक पहुंच जाए, फिर फैसिज्म तक पहुंच जाए. लेकिन अगर ये सेंस ऑफ मॉरलिटी अगर रहेगा और अगर हम इसे अगर हम फ्रेटर्निटी को एज अ मॉरल प्रिंसिपल ट्रीट करेंगे, सिर्फ हाँ लीगल ऑन पेपर नहीं ट्रीट करेंगे, इन दैट केस रियल चेंजेस विल कम. ये सेम अंडरस्टैंडिंग आप बहुत से चीजों में यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, क्या सिर्फ लॉ सोसाइटी में चेंजेस ला सकते हैं? You can use the same principle कि only in terms of legal principles, only in terms of political principles और only in bureaucratic terms changes नहीं आ सकता है. कैसे आएगा? सोसाइटी लेवल पे आने के लिए मॉरल लेवल पे आना पड़ेगा, स्पिरिचुअल लेवल पे आना पड़ेगा, प्रैक्टिस लेवल पे आना पड़ेगा. Right? So this understanding no, you can use in other answer writings also. Now see, where in the constitution do we have it written? Okay, कि हाँ preamble में तो है ही, preamble is the gist of the constitution, summary of the constitution, keynote of the constitution, वहां पे तो है ही है. इसके अलावा आर्टिकल्स में बताइए कहाँ कहाँ पे है. तो देखिए, in fundamental duties part 4A of the constitution, article 51A on fundamental duties, added 42nd amendment in 1977. यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन जो आपका अमेंडमेंट है वो आपका 40, ये आपका द हिंदू से मैंने सीधे आर्टिकल से लिया है. 4+2 कितना होता है? 1976, ध्यान रखिएगा. और जो आपका 44th है वो कब होता है? 1978. लेकिन आने के एक साल बाद ही उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ना, सो दैट इज वाई इट हैज बीन रिटन लाइक दैट. And further amended in 86th Amendment Act of 86th Amendment in 2010, evaded it except by Article 51AE, generally that referred to the duty. What duty? Duty of every citizen to promote harmony and the spirit of common brotherhood among all the people of India. क्या करना है? हार्मनी मतलब सुख शांति से सब लोग को रहना है. बाय मेंटेनिंग हार्मनी एवरीबडी हैज टू स्टे. ऐसा नहीं कि chaos नहीं होना चाहिए सोसाइटी में, ठीक है, एक बैलेंस होना चाहिए. सो दैट इज योर मेंटेनिंग हार्मनी. और ब्रदरहुड यानी कि भाईचारा से रहना चाहिए. अगर हार्मनी एंड ब्रदरहुड रहेगा तो सोसाइटी में पीस रहेगा, इन सिंपल टर्म्स. ओके, इफ देयर इज हार्मनी देन देयर इज पीस. देखिए, जो म्यूजिक हम बजाते हैं उसको म्यूजिक भी कह सकते हैं, शोर भी कह सकते हैं, और एकदम बहुत ही ज्यादा लाउड नॉइस भी कह सकते हैं. क्या डिफरेंस रहेगा? किस तरीके से आप टोन को, सुर भी है वही और बेसुरा भी है वही, किस तरीके से वो डिनोट होगा कि क्या वो हार्मनी में लग रहे हैं. सो दैट इज हार्मनी. ओके, देन बाय सर अर्नेस्ट बार्कर, यहाँ पे क्या कहा है उन्होंने? फ्रेटर्निटी इज अ डूबियस वर्ड विच मे बी यूज टू डिनोट बोथ emotion and principle, but is perhaps generally used to denote emotion rather than principle. वैसे तो आप दोनों में ही यूज कर सकते हो, पर अगर आप एज एन इमोशन यूज करोगे then it will bring a sense of nationalism for your national society, and in that case ये जो इमोशन रहेगा ये नेशनलिज्म को और ज़्यादा प्रमोट करेगा कि हम सब एक ही देश के भाई भाई है, और इस तरीके से इसे और हम लोग प्रमोट कर सकते हैं. देन यू सी, राजीव भार्गवा ने यहाँ पे क्या कहा है? अ प्रेसिंग नीड टू एक्सकेवेट द मॉरल वैल्यूज एम्बेडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन टू ब्रिंग आउट देयर कनेक्शंस एंड टू आइडेंटिफाई द कोहेरेंट एंड नॉट सो कोहेरेंट वर्ल्ड व्यूज दैट इज कंटेन्ड विद इन इट. तो एक क्या कर सकते हैं, क्या क्या चीजें हैं जो हार्मनी में है, क्या क्या नहीं है. अगर हम आइडेंटिफाई करके तब आगे बढ़ेंगे तो फिर क्या हो सकता है, rather than not discussing about it, we can just try to achieve कि हाँ इन सब चीजों में है कोहेरेंस और इनमें नहीं है, तो इन चीजों में क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है. Okay, so not talking about it is not going to solve it. Democracy is prone to change forms and purpose, and its purpose in our times is not so much to put a curb on an autocratic king as to bring about welfare of the people.
पुराने समय में क्या था, डेमोक्रेसी के नाम पे भी हमने देखा कि नेशंस में फैसिज्म के पॉलिसीज चल रहे थे, वन मैन अचीविंग द स्टेटस ऑफ अ डिक्टेटर यहाँ पे चल रहा था, इवन इन द नेम ऑफ अदर फॉर्म्स, ओके। लेकिन अभी के समय में ऐसा नहीं है, अभी के समय में चांसेस आर वेरी लेस। मोस्ट ऑफ दिस आर्टिकल इज गिवन, और मेनी आर टाइम्स यहाँ पे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर रेफरेंस काफ़ी बार यहाँ पे आर्टिकल में दिया गया है, ठीक है। लेकिन तभी से लेके अभी तक भी क्या है, अभी मॉडर्न टाइम्स में ना एक ऑटोक्रेटिक राजा को पुल डाउन करना ये नहीं है डेमोक्रेसी, क्योंकि हो सकता है अभी जैसे एक ऑटोक्रेटिक राजा के इंस्टॉल हो जाने का चांसेस बहुत कम है, लेकिन वेलफेयर ऑफ द पीपल लेके आना बहुत ज़रूरी है, सभी लोगों का। क्योंकि व्हाट इज द बेसिक आइडिया ऑफ डीपीएसपी, what is the basic idea? The basic idea itself is your to achieve the welfare state, right? तो वेलफेयर ऑफ द पीपल इज द मेन आइडिया। अब सिंपल टर्म में इसको क्या बोले कि हे भगवान कोई भूखा ना सोए, हर किसी का हेल्थ अच्छा रहे, हर किसी को प्रॉपर एजुकेशन मिले, और हर एक पर्सन जो है खुशी खुशी से रहे, ओके। तो इससे सिंपल क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो दैट इज व्हाट वी वांट टू अचीव। इट इज अ मेथड ऑफ गवर्नमेंट by discussion that brings about revolutionary changes in the economic and social life of the people without bloodshed। अब revolutionary changes लेके आना है, पर इसका मतलब ये नहीं कि रातों रात ऐसा खून खराबा कर दे और जो है revolutionary लेके आए और इकोनॉमिक एंड सोशल बैलेंस सबके लाइफ में लेके आए। ये क्या है कि हाँ, बाय डिस्कशन हम लोग चीज़ें अचीव कर सकते हैं। जो गैप है, फॉर एग्जाम्पल कि द गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर, 10% ऑफ द प्रॉपर्टी accumulation with the rich and the rest, बाकी सब लोग 10% rich people are getting the 80 to 90% of the property shares, और बाकी 90% लोग 10% से काम चला रहे हैं। ये सब चीज़ों के लिए हम क्या कर सकते हैं, चेंजेस ला सकते हैं इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ ऑफ द पीपल को, लोगों के इकोनॉमिक कंडीशन को, सोशल लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं। मेनी स्टेप्स हैज बीन टेकन बाय द इंडियन गवर्नमेंट सिंस द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ पे टैक्स स्लैब्स का आप देख सकते हैं, किस तरीके से कॉर्पोरेट टैक्सेशन किस तरीके से किया जाता है, फ्रॉम टू द वेरी बेसिक वंस। फॉर एग्जाम्पल महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, मिड डे मील स्कीम, फार्मर्स के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग काफ़ी समय से इसको इकोनॉमिक एंड सोशल बैलेंस को लाने के लिए यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। देखिए, अगर वन मोर थिंग, अगर यहाँ पे ये ब्रिज अगर इंक्रीज होता गया, अगर आप एक पर्टिकुलर सेक्शन को यहाँ पे रिसोर्सेस से या अगर वो किसी भी रीजन से गलती से ही से यार वंचित होता रहे, तो ऐसा कब तक चलेगा, है ना। तो that is the thing, that is why we have to try and bring about revolutionary changes without bloodshed, economic and social life of the people, okay। some specifics were listed to bring about this। ये हम कैसे कर सकते हैं, बताइए फिर कैसे कर सकते हैं। नंबर 1, there must not be glaring inequalities in the society। inequalities को कम कीजिए, सभी चीज़ों में inequalities को कम कीजिए, भले ही वो फिर इकोनॉमिक इनइक्वालिटी हो या फिर भले ही वो सोशल इनइक्वालिटी हो। सोशल इनइक्वालिटी को कम करने का एक बहुत बड़ा स्टेप क्या था, आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अनटचेबिलिटी इज अ सिन, अनटचेबिलिटी इज अ क्राइम एंड अनटचेबिलिटी इज इनह्यूमन, ओके। टेम्पल एंट्री मूवमेंट जो कि आपके बहुत पहले से ही चल रहे थे से लेके अब तक कभी कभी केसेस देखने को मिलता है कि कुएं के पानी के वजह से जो है जान ले लेना एक्सेट्रा। तो ये सब चीज़ें जो है वो बिल्कुल गायब, बिल्कुल ख़त्म करना पड़ेगा, बिल्कुल ख़त्म करना पड़ेगा। अगर कभी भी किसी फॉर्म में भी कोई भी तरीके का सोशल डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहा है, देन दिस हैज़ टू बी इरेडिकेटेड, नॉट ओनली इन, ऑब्वियसली आर्टिकल 17 तो आपका है ही, तो लीगल टर्म्स में तो ये है ही है, पॉलिटिकल टर्म्स में तो है ही है, बट ऑन अ मॉरल लेवल ऑफ द पीपल दिस हैज़ टू चेंज, ऑन अ सोसाइटी लेवल दिस हैज़ टू चेंज, ओके। सो दैट इज देयर। नेक्स्ट देखिए, देयर मस्ट ऑल्सो बी एन ऑपोजिशन। ऑपोजिशन का होना भी बहुत ज़रूरी है, तभी तो आवाज़ उठाएंगे ना कि ये ऐसा, अगर कोई होगा ही नहीं तब आवाज़ कौन उठाएगा, है ना। गलती तो हो सकती है कहीं कहीं पे, लेकिन तब फिर उसको अपोज करना भी ज़रूरत है ना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इंडिया के केस में फार्म लॉस, ओके। एंड इनइक्वालिटी इन लॉ, एन इक्वेलिटी इन लॉ, इक्वेलिटी ऑफ लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, आर्टिकल 14 ऑन पेपर भी है एंड ऑन ग्राउंड भी है, as well as equal protection of laws and administration and
ऑब्जर्वेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी. कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी वर्सेस सोशल मोरालिटी. आप किसको ज्यादा मानेंगे? कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी. ओके, ऑलवेज रिमेंबर व्हेन नेवर इन डायलेमा किसे फॉलो करना है? कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी ओवर सोशल मोरालिटी. ठीक है, क्या कहेंगे लोग? ठीक है, लेकिन सबसे ऊपर क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी. देयर मस्ट बी नो टायरनी, कि एक ही में ही राजा वाला जो कंसेप्ट है वो नहीं होना चाहिए, ऑफ द मेजॉरिटी ओवर द माइनॉरिटी. ओके, सो अबव ऑल अ फंक्शनिंग मोरल ऑर्डर इन सोसाइटी एंड पब्लिक कॉन्साइंस. Conscience is an inner voice that will tell you what is correct and what is wrong. So this is very much essential. Public conscience is essential. Okay, this same social necessity is present in B.R. Ambedkar's righteousness. आपका कहाँ पे था? बुद्धिज्म का प्रिंसिपल भी था, और धर्मा. ओके, so that is there. I hope this article is very much clear, the idea of fraternity. However, what is the way forward? इसमें आगे और क्या है? way forward क्या है? दिक्कत क्या है फिर? हाँ, ये तो हमें पता ही है दिक्कत क्या है. The ground reality of each of these counts gives a different reading. मतलब ये सब जो हमने यहाँ पे काउंट किए ना, इनका जो ग्राउंड रियलिटी है वो लेकिन कुछ और ही है. क्या और है? inequalities continue to persist. अभी भी है inequalities. So do those emanating from the caste system. The democratic opposition from प्रोग्रेस. अभी भी कभी कभी केसेस आ जाता है ना, टेम्पल एंट्री में हो या फिर कुएं से पानी निकालने वाला हो, कभी कभी न्यूज में देखने को मिलता है. तो इवन इफ वन सच केस इज ऑल्सो देयर, तो फिर भी क्या है? इनइक्वालिटीज परसिस्ट है. ठीक है, प्रोग्रेसिवली डिक्लाइंड इन सब्सटेंस. इक्वालिटी is law does not necessarily mean equal protection of the laws, and little regard is paid to constitutional morality. तो यहाँ पे हम कैसे फिर आगे बढ़ सकते हैं? आगे बढ़ सकते हैं ईच ऑफ गांधीजीज 7 सोशल सिंस के मदद से. नाउ दिस आई हैव एडेड फ्रॉम योर अगेन एथिक्स पार्ट. ओके, जहाँ पे क्या ये सारा चीजें यहाँ तक जो था ये आपका एडिटोरियल में से था. इन दिस पार्ट आई हैव एडेड, क्योंकि यहाँ पे टेबल में क्या है? टेबल एट राजघाट इसमें है क्या? सो इफ यू डू नॉट नो अबाउट दिस, देन गांधी जी 7 सिंस में ये है कि वेल्थ विदाउट वर्क. काम नहीं कर रहे हो, एस्टॉर्शन करके पैसे कमा रहे हो, तो वेल्थ विदाउट वर्क, दिस इज अ सिन. प्लेजर विदाउट कॉन्साइंस. फॉर एग्जाम्पल ड्रिंक एंड ड्राइव. दारू पी के, है ना, गाड़ी चला रहे हो, बहुत मजा आ रहा है, खूब प्लेजर आ रहा है, लेकिन खुद का कॉन्साइंस क्या, इनर वॉइस कुछ बोल नहीं रहा है कि ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं करने का. सो कॉन्साइंस खत्म हो गया है. ठीक है. डोमेस्टिक वायलेंस. बीवी को मार के मजा आ रहा है, या फिर अदर वे अराउंड, पति को मार के किसी को खुशी मिल रही है. बट यू सी, इससे क्या हो रहा है? कॉन्साइंस नहीं है कि किसी एक इंसान के ऊपर वायलेंस कर रहे हो, उससे प्लेजर ले रहे हो. सो देयर इज नो कॉन्साइंस. नॉलेज विदाउट कैरेक्टर. ज्ञानी बहुत है लेकिन कैरेक्टर नहीं है. ठीक है. नॉलेज विदाउट कि एट अ वेरी हाई पोस्ट, देन बट देन सेक्सुअल असॉल्ट्स के केसेस. ओके. कॉमर्स विदाउट मोरालिटी, कि मिर्ची पाउडर में जो है ईटा का वो पीस के मिला दिया. साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी, एटॉम बॉम्ब फेंक दिया. साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी. रिलीजन विदाउट सेक्रीफाइस. यहाँ पे सेक्रीफाइस का क्या मतलब है? कि अहम ही नहीं त्यागा, ईगो ही नहीं त्यागा और रिलीजन कर रहे हो. पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल. कोई मोरालिटी नहीं, कोई प्रिंसिपल नहीं, एवरीथिंग इज फेयर इन पॉलिटिक्स वाला कंसेप्ट. सो ये सब जो है सिन है, ये सब जो है पाप है, तो इनको जो है फॉलो करना है. सो दैट इज द ग्राउंड रियलिटी एज ऑफ नाउ. तो इसलिए 7 सिंस को, अगर कोई इंसान 7 सिंस को बिल्कुल भी प्रैक्टिस ना करे, तो अपने आप से जो है पूरा सोसाइटी आपका सही हो जाता है. ठीक है. So what is necessary? Not only in formal or legal term, but more than that, it has to come in moral and spiritual content. Okay, so that is the basic idea of the fraternity and this entire article. I hope this is very much clear. हमने इसे डिटेल में इसीलिए डिस्कस किया क्योंकि ये आपका आर्टिकल जो है वो पॉलिटी, एथिक्स और साथ ही साथ फ्रॉम मेन्स पर्सपेक्टिव ऑल्सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके. Next, you see in news we have Sanchi in Madhya Pradesh to become India's first solar city. सांची हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस आप लोगों को पता है कि अशोका ने वहां पे सांची स्तूपा भी आपका बनाया. और अभी क्यों न्यूज में है?
because this Sanchi, a World Heritage Site located in Raisen district of Madhya Pradesh, is all set to become India's first solar city. So Madhya Pradesh is already in news because of solar energy, and now it is in news because Madhya Pradesh to become Madhya Pradesh में जो सांची है, सांची to become your India's first solar city. Very important. Okay. नेक्स्ट देखिए, आप लोगों ने फ्लैमिंगोस के बारे में सुना होगा. फ्लैमिंगोस में से जो सबसे छोटा फ्लैमिंगो रहता है, स्मॉलेस्ट फ्लैमिंगो जो रहता है, उसको हम कहते हैं लेसर फ्लैमिंगोस. ओके, सो व्हाट इज लेसर फ्लैमिंगोस? द स्मॉलेस्ट ऑफ द फ्लैमिंगोस. ओके, सो बेसिकली अलग अलग टाइप के होते हैं ना, तो जो आपका स्मॉलेस्ट फ्लैमिंगो है वो आपका लेसर फ्लैमिंगोस है, और ये जो पिक्चर है ये लेसर फ्लैमिंगोस के पिक्चर है. सो आफ्टर 6 years of absence, the lesser flamingos, they are back. They have a deep red legs, as you can see, deep red legs and bills. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी आपका ये रेड आप लोग को दिख रहा है, और बीक पे भी यहाँ पे आपको रेड दिख रहा है. दे हैव फाइनली फाउंड देयर वे बैक टू पुलिकट लेक. तो कहाँ पे है आपका? चेन्नई में पुलिकट लेक में वापस से 6 साल के बाद फ्लेमिंगोस देखने के लिए मिले हैं. तो ये माइग्रेटरी बर्ड है, माइग्रेटरी बर्ड स्पीसीज है, और ये आपके न्यूज़ में बने रहते हैं. Next, we can see that this article is about World Development Report 2023. World Development Report 2023, Migrants, Refugees and Societies. Okay. Match migrant skills with needs of aging countries to drive global growth. World Bank Report. तो देखिए, माइग्रेंट मतलब क्या होता है? माइग्रेशन अभी एक बहुत आपका इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है, अर्जेंट ग्लोबल डेवलपमेंट का चैलेंज है, जिसमें कि एक फॉर एग्जांपल पर्सन हैज मूव्ड आउट ऑफ हिज नेशन टू अनदर पर्टिकुलर नेशन. अब हो सकता है ये वहाँ पे एज अ रिफ्यूजी पहुँच गए हो सकता है ये इकोनॉमिक माइग्रेंट हो, अपने स्किल्स के साथ गए हो, या फिर हो सकता है डिस्ट्रेस्ड माइग्रेंट हो. अभी क्या रहेगा, अगर जिस कंट्री में माइग्रेट किया है, अगर वहाँ पे डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन है, एजिंग कंट्री है, फॉर एग्जांपल जापान में अगर जो स्किल के लिए उनको रिक्वायर्ड है, अगर उस स्किल के लिए कोई यहाँ पे पहुँच गया है, तो इन दैट केस क्या हो सकता है, वो इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा दे सकता है. ठीक है. लेकिन अगर उस स्किल जिस वो अगर आपका विदाउट स्किल वहां पे पहुंच गया है, तब भी उस इंडिविजुअल का, जैसे यूएस के केस में इवन लेसर पेड जॉब्स में भी 500% का ग्रोथ देखा गया है माइग्रेंट्स में, और अगर कोई डॉक्टर, इंजीनियर एक्सेट्रा है, तो फिर उस केस में तो और ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ उसका देखने को मिला है. तो ये माइग्रेशन तो आपका है ही, पर इसमें क्या रहता है, द ट्रेंड्स इन माइग्रेशन, दिस हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन पॉपुलेशन बूस्ट. एक जगह हो जाएगा और एक जगह जो है हो सकता है गैप रह जाए, तो इट विल कॉम्पाउंड द क्लाइमेट चेंज. साथ ही साथ इससे जो है वेलफेयर गैप्स नजर आ सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट नजर आ सकता है, लोकल एथनिसिटी वहां पे जो है उनके और जो माइग्रेंट्स हैं उनके बीच में वायलेंस नजर आ सकता है. इसके अलावा जॉब क्राइसिस, ग्रोथ रेट, ये सब ग्रोथ एक्सेट्रा में भी प्रॉब्लम आ सकता है. ठीक है. सो दिस इज द प्रॉब्लम. 2.3% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन, 184 मिलियन पीपल इंक्लूडिंग 37 मिलियन रेफ्यूजीज. सो माइग्रेशन का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? एक तो जो पर्पस क्या है, रेफ्यूजीज विद स्किल डिमांड. हाँ, ये तो चलिए, अगर इस तरीके से है तो इससे तो हो सकता है डेवलप हो रहा हो. अगर एजिंग कंट्री में कोई स्किल डिमांड के हिसाब से, तो ये तो हो सकता है इट इज गुड फॉर द ग्लोबल ग्रोथ. अगर इकोनॉमिक माइग्रेंट विद स्किल दैट मैचेस द डिमांड, तो हो सकता है वो गुड हो. लेकिन अगर वहाँ पे ऐसा नहीं है, तब भी ये इलीगल माइग्रेंट हो गए, या फिर जॉब क्राइसिस क्रिएट करने वाला सिचुएशन हो गया, तो इन द लॉन्ग रन इसको लेके प्रॉब्लम हो सकता है. अगर क्लाइमेटिक सेंसिटिव जोन है और वहाँ पे पॉपुलेशन इस तरीके से बूस्ट हो गया, तो वो भी हो सकता है इन द लॉन्ग रन दिक्कत हो सकता है. ठीक है. नाउ लेट अस लुक टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Which IIT from India will establish the first Indian Institute of Technology in Tanzania, Africa? तो अफ्रीका में सबसे पहले यहाँ पे ध्यान रखिएगा, IIT मद्रास इंस्टीट्यूशन ओपन करने जा रहे हैं. सो IIT मद्रास इज सेट टू ओपन द फर्स्ट IIT इन अफ्रीका, तंजानिया. ओके. और यहाँ पे अक्टूबर से क्लासेस जो है वो बिगिन भी हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया आउट ऑफ 184 नेशंस इन इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम. इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम में 184 नेशंस के बीच में इंडिया का रैंक कितना है? सो इंडिया का जो रैंक है दैट इज योर 131. एक सेकेंड ना, सॉरी, 131. इंडियाज रैंक इज योर 131 आउट ऑफ
184। तो ये तो आपको याद हो गया होगा, 130, एक 131, काफ़ी सारे रैंक्स में नज़र आते हैं और काफ़ी सारे समय से भी है। तो इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम इस बार कितना है, 131 है। ओके, नाउ सी the map of the day. Today in map of the day we have Bharatpur bird sanctuary. So Bharatpur bird sanctuary आपका कहाँ पे located है? This is located in the state of Rajasthan. यहाँ पे देखिए, this is your Bharatpur bird sanctuary. Okay, this is your Bharatpur bird sanctuary. Okay, and this was built by, यहाँ पे देखिए, when a large area with natural depression was flooded after Ajjan Band was built by the then king Bharatpur state महाराजा सूरजमल। तो महाराजा सूरजमल के बनने के बाद वहाँ पे एक आपका डिप्रेशन सा, एक नेचुरल डिप्रेशन सा बन गया था, जिसमें फिर आपका पानी भर गया था और उसके बाद ये पूरा प्रोसेस जो है वो शुरू हुआ। It is also now known as which national park? It is now known as केवलादेव घना नेशनल पार्क। सो केवलादेव घना नेशनल पार्क, ये जो नाम है ये आपका लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड ये नाम है, और यहाँ पे आपका केवलादेव टेम्पल भी है, तो इसीलिए इस नाम को दिया गया है। ठीक है, तो आज के इस सेशन में हम लोगों ने ये करंट अफेयर्स आप लोग के साथ डिस्कस किया है। अब आप इस क्वेश्चन का आंसर करने का कोशिश कीजिएगा। जो आज का क्वेश्चन हम आपके लिए यहाँ पे रख रहे हैं, in the light of the recent controversy regarding the use of electronic voting machine, that is your EVM, काफी न्यूज में है, what are the challenges before the Election Commission of India to ensure the trustworthiness of elections in India? Again very important question. तो किस तरीके से ट्रस्टवर्दीनेस को मेंटेन किया जा सकता है? सो प्लीज ट्राई एंड अटेम्प्ट द आंसर्स ऑफ द क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स, और साथ ही साथ आप PDF जो है व्हाट्सएप ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। खुद के पास एक कॉपी भी मेंटेन कर सकते हैं, जहाँ पे आप जो भी चीज़ें आपके लिए नए हैं वो उनको आप टॉपिक वाइज मेंटेन कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, हैव अ ग्रेट डे अहेड, बाय बाय।